क्या है वैज्ञानिक चेतना के वाहक? कहाँ तक हो गया था? बहुत ज्यादा। हाँ। चेतना की क्या प्रॉब्लम आ गई भाई? चंद्रशेखर वेंकट रामन। यही है, इसी पाठ को पढ़ना है, ठीक है। हम लोगों ने इसमें यह देखा था कि वेंकट रामन जी की एक मोटी मोटा जीवनी के बारे में पढ़ा है, कैसे उनका जीवन था, कैसे वो रहते थे, यही सब ना। फिर कहाँ से रिसर्च करना शुरू किया, क्या उनकी जिज्ञासाएं थी, क्या उनकी अभिलाषाएं थी, लोग हमारे देशवासियों के प्रति, विज्ञान के प्रति उनको जागरूक करना था, लोगों के मन में विज्ञान के प्रति चेतना जगाना था। अब तक हम लोगों ने इसी विषय पर बात की है। और फिर उनका जो रिसर्च रहा, समुद्र का पानी नीला क्यों होता है, बात समझ में आ रही है? यहाँ तक हम लोगों ने मोटी मोटा पढ़ लिया था। फिर विदेश के लोगों को भारतीय वाद्य यंत्रों के बारे में उन्होंने बताया था कि हमारे वाद्य यंत्र आपके वाद्य यंत्र से कहीं ज़्यादा अच्छे, ये मोटी मोटा बात हो चुकी थी, ठीक है। और आपके पास पुस्तक नहीं है क्या? क्यों, खड़े हो जाइए। आप फर्स्ट टाइम आए हैं क्या? आपका यूनिफॉर्म भी नहीं है। आप मास्क उतार के बोले ना जो बोलना है, इसमें क्यों परेशान है? मैम को कंसेंट फॉर्म दे दिया तो फिर उसमें ये भी लिखा था कि यूनिफॉर्म में नहीं आएंगे, लिखा था क्या यूनिफॉर्म में नहीं आएंगे? लिखा था अलग सा कंसेंट फॉर्म था उसके लिए। आपको पहले से ही पता। अच्छा, यूनिफॉर्म में क्यों नहीं बेटा? अवेलेबल नहीं थी साइज। अच्छा ठीक है, आपके पास बुक भी अवेलेबल नहीं है? वाले यूनिफॉर्म छोड़िए, बुक भी अवेलेबल नहीं है, लाना भूल गया। फिर स्कूल क्यों आए? जितना आसानी से आंसर दे रहे हो हर बात का, इसका भी आंसर दो। घर से चलते वक्त याद नहीं था कि हम हिंदी भी पढ़ेंगे सब्जेक्ट में? टाइम टेबल पता है कि नहीं? टाइम टेबल तुमको पता ही नहीं है? क्या नाम है तुम्हारा? हर्षवर्धन। अच्छा, वाह, बैठो। कहाँ तक हो गया था? हाँ बोलो। सर आपकी आवाज बीच में कट जा रही है। हाँ बिल्कुल कटेगी बेटा, घबराओ मत, अब आएगी। रामन प्रभाव की खोज ने रामन को विश्व की चोटी के वैज्ञानिकों की पंक्ति में ला खड़ा किया। पुरस्कारों और सम्मान की तो जैसे झड़ी सी लगी रही। उन्हें सन 1924 में रॉयल सोसाइटी की सदस्यता से सम्मानित किया गया। सन 1929 में उन्हें सर की उपाधि प्रदान की गई। ठीक अगले ही साल उन्हें विश्व के सर्वोच्च पुरस्कार भौतिकी में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन्हें और भी कई पुरस्कार मिले, जैसे रोम का मैथ्यूसी पदक, रॉयल सोसाइटी का ह्यूज पदक, फिलाडेल्फिया इंस्टीट्यूट का फ्रैंकलिन पदक, सोवियत रूस का अंतर्राष्ट्रीय लेनिन पुरस्कार आदि। अब देखो, इतना समझो इस पैराग्राफ में। अब तक हम लोगों ने जो भी पढ़ा वो सीवी रामन की उपलब्धियों के बारे में पढ़ा, उनकी क्या उपलब्धियां थी, ठीक। अब उपलब्धियां जब वो प्राप्त कर चुके हैं, जो अपना रिसर्च दे चुके हैं, तब क्या होता है कि आप जब विख्यात हो जाएंगे ना, तो आपको प्राइज मिलता है। अगर आप हमेशा अच्छा काम करिए तो आपको लोग पुरस्कार देते हैं। तो ठीक यही घटना सीवी रामन के जीवन में घट रही है, समझ रहे हैं? अब उनका रिसर्च पूरा हो चुका है। उनका खोज जो है दुनिया के सर्वश्रेष्ठ खोजों में से एक है। उनका जो रिसर्च रहा नंबर 1, वन ऑफ देम इन द वर्ल्ड, ठीक। तो उसी चीज की प्रशस्ति, जो पुरस्कार है, उनको मिलना शुरू होता है। तो कहते हैं कि पुरस्कार और सम्मानों की तो जैसे झड़ी सी लग गई। मतलब उनको इतने पुरस्कार मिलने लगे, इतने पुरस्कार मिलने लगे कि जिनको आप गिन भी नहीं सकते। समझ रहे हैं? कौन कौन से मिले? 1924 में रॉयल सोसाइटी की सदस्यता सम्मानित किया गया। 1929 में उन्हें सर की उपाधि प्रदान की गई
और 1930 अगले साल माने 1930, 1929 के बाद अगले साल माने कौन सा सन होगा? 1930, 1930। उस समय उन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया। विश्व का सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा पुरस्कार होता है? नोबेल पुरस्कार। किस क्षेत्र में दिया गया था? भौतिकी के क्षेत्र में, फिजिक्स के क्षेत्र में, ठीक। और इसके बाद भी उन्हें क्या मिला? रोम का मैथ्यूसी पदक, रोम का पुरस्कार होता होगा, मैथ्यूसी पदक जान लीजिए। फिर रॉयल सोसाइटी का ह्यूज पदक, क्योंकि रॉयल सोसाइटी के मेंबर ऑलरेडी 1924 से बन चुके थे। आप पहले लाइन पढ़िए तो 1924 में क्या सदस्यता मिली कि नहीं मिली? फिर फिर फिलाडेल्फिया इंस्टीट्यूट का फ्रैंकलिन पदक, और सोवियत रूस का सबसे बड़ा पुरस्कार होता है लेनिन पुरस्कार, उसको भी रामन को दिया गया। क्यों? क्योंकि उनके कर्म ऐसे थे जिससे लोगों को उनको पुरस्कार से नवाजा। समझ गए? सन 1924 में रामन को देश का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। वे नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय वैज्ञानिक थे। उनके बाद यह पुरस्कार भारतीय नागरिकता वाले किसी अन्य वैज्ञानिक को अभी तक नहीं मिल पाया है। उन्हें अधिकांश सम्मान उस दौर में मिले जब भारत अंग्रेजों का गुलाम था। उन्हें मिलने वाले सम्मानों ने भारत को एक नया आत्मसम्मान और आत्मविश्वास दिया। विज्ञान के क्षेत्र में उन्होंने एक नई भारतीय चेतना को जागृत किया। जब उनको नोबेल 1930 में मिल गया, धीरे धीरे समय बीतता गया। 1954 देखिए भारत के स्वतंत्रता के बाद का समय है। इंडिया आजाद कब हुआ था? 1947। और 1954 में लगभग आजादी के 7 साल बाद उनको भारत का जो सबसे बड़ा सम्मान होता है नोबेल पुरस्कार, क्या होता है? नोबेल पुरस्कार। उनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सॉरी, भारत रत्न पुरस्कार से। नोबेल पुरस्कार के बाद जो सबसे बड़ा पुरस्कार उनको अपने देश का मिला, भारत रत्न पुरस्कार मिला। कितना क्लियर है? एक चीज इसमें और लिखिए कि इनको जितने भी पुरस्कार मिले हैं वो तब जब मिला था, मतलब 1954 के बाद देखिए। जब 1954 के पहले आप देखेंगे तो भारत अंग्रेजों का गुलाम था, हमारे यहाँ आजादी नहीं मिली थी, और नोबेल भी उन्हें उसी समय मिल गई थी जब भारत आजाद नहीं था। तो कहते हैं कि इनको अधिकतर पुरस्कार उस समय मिले हैं जब भारत अंग्रेजों के अधीन था। समझ रहे हैं? और भारतीय नागरिकता के, भारतीय नागरिक होके, मतलब मूल रूप से, पूर्ण रूप से भारतीय होके वैज्ञानिक के रूप में नोबेल पुरस्कार पाने वाली एकमात्र भारतीय वैज्ञानिक है। बात समझ रहे हैं? वैसे बहुत से भारतीय मूल के लोगों को मिला है जिनका बर्थ या कुछ न कुछ नाता रहा है यहाँ से, लेकिन केवल टोटल जो ये भारतीय होके नोबेल पुरस्कार पाने वाले एकमात्र भारतीय हैं। और जब इनको नोबेल पुरस्कार मिलता है तो भारत के लोगों में एक नया आत्मविश्वास, नई चेतना, ठीक है, की भावना जो है भारतीय लोगों में जागृत हो जाती है। लोग उत्कंठित हो जाते हैं विज्ञान के प्रति कि हम भी विज्ञान में कुछ अच्छा कर्म करें। यहां तक क्लियर? किसी कोई डाउट? कहते हैं कि भारतीय संस्कृति से रामन का हमेशा ही गहरा लगाव रहा। उन्होंने अपनी भारतीय पहचान को हमेशा अक्षुण्ण रखा। अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि के बाद भी उन्होंने दक्षिण भारतीय पहनावे को नहीं छोड़ा। वे कट्टर शाकाहारी थे और मदिरा से सख्त परहेज रखते थे। जब वे नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने स्टॉकहोम गए तो उन्होंने अल्कोहल पर रामन प्रभाव का प्रदर्शन किया। अक्षुण्ण रखना माने बनाए रखना, ठीक। इसमें एक शब्द अक्षुण्ण आया है, उसका मतलब होता है बनाए रखना। अब देखो, ये मूल रूप से इंडियन थे, भारत में जन्मे, भारत में पले बड़े, भारत में शिक्षा प्राप्त की, तो जाहिर सी बात है कि आपको कल्चर वहाँ का मिलना ही मिलना है। आप लोग हैं जिस घर परिवार में पले बड़े होंगे वो कल्चर मिलेगा, जैसी परिस्थिति वैसा देश, ठीक है। तो ये घटना भी रामन के साथ घटनी ही थी, इसमें कोई नई बात नहीं है। कहते हैं कि ये कहीं भी गए भारतीय संस्कृति को उन्होंने बनाए रखा। मतलब जो हमारा देश है, हमारा देश कल्चर कैसा है, ये नहीं कि आप अंग्रेज में जाके अंग्रेज हो, अंग्रेजों के देश में जाके अंग्रेज हो जाइए, नहीं। ये शुरू से भारतीय थे, मन से भारतीय थे, तन से भारतीय थे। इन्होंने अपना संपूर्ण जीवन भारत के लिए न्यौछावर कर दिया। समझ रहे हैं? तो उसी प्रकार का जो यहाँ बिंब दिखाया गया है कि भारतीय जो हमारे यहाँ भारतीय पहचान है, हमारी भारतीय पहचान क्या है? हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार,
नमस्कार हर जगह नहीं बोला जाता, पैर छू के प्रणाम हर जगह नहीं किया जाता, ये केवल भारत में होता है। बड़ों के उठने पर खड़े हो जाना और बैठने पर बैठना ये भारत में होता है। ये भारतीय संस्कृति है, भारतीय संस्कार है, इसी को उन्होंने बनाए रखा। बड़ों को सम्मान देना हर जगह नहीं है। पिता से पुत्र हाथ मिलाता, ये हमारे संस्कृति में नहीं है, अन्य संस्कृति में है। पिता पुत्र हाथ मिलाते हो, ये अन्य संस्कृति में, हमारी संस्कृति में तो कतई नहीं। समझ रहे हैं ना? तो कह रहे हैं कि भारतीय संस्कृति जो थी वो उनके मन में बसी हुई थी, और कहते हैं कि भारतीय की दक्षिण भारतीय थे, चूंकि मद्रास, आपको याद है ना मद्रास कॉलेज इन्होंने फिजिक्स केमिस्ट्री की शिक्षा ली, तो पूर्ण रूप से ये कहाँ से के थे? साउथ इंडियन के। तो साउथ इंडियन का पहनावा भी आप देख लीजिए, लुंगी और शर्ट है, आपको याद होगा। आप लोगों ने ट्रेडिशनल ऑफ इंडिया जब पढ़ा होगा तो उसमें भारतीय पहनावे के बारे में पढ़ा होगा। तो जब साउथ इंडिया का पोशाक देखिए आप, क्या होता है? लुंगी और शर्ट। ठीक, लुंगी शर्ट ये हमेशा पहनते थे और कट्टर शाकाहारी थे। इसका मतलब होता है कि ये शाकाहारी भोजन ही करते थे, ये मांसाहारी से इनको मांसाहार ये लेते ही नहीं थे। मांसाहार समझते हैं ना, मीट चिकन वगैरह सब, मांस, तुम नॉनवेज जिसे आप लोग कहते हैं, शराब, अल्कोहल, दारू। ठीक, तो कहते कि मदिरा से इन्हें सख्त परहेज था। शराब मतलब ऐसी पेय पदार्थ जो शरीर के लिए हानिकारक हो, इनके लिए त्याज्य था, उसको त्यागते थे। शराब, अल्कोहल, जितनी भी चीजें होती, जो मतलब पानी के अलावा जो नुकसानदायक चीजें हैं वो शराब के श्रेणी में आती हैं। जान लीजिए, ऐसा पेय पदार्थ जो आपके शरीर को नुकसान पहुंचाए वो त्याज्य है। ठीक, अब चूंकि अल्कोहल को श्रेणी ही अलग कर दी गई है, उसकी बात ही अलग है। तो कहते हैं कि जब नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने स्टॉकहोम गए थे, तो जब उन्हें वहाँ लोगों को देखा कि वो लोग मदिरा पी रहे हैं, तो उस मदिरा में भी उन्होंने क्या किया? रमन इफेक्ट को दिखाया कि देखिए इस तरह से होता है। समझ गए? अब क्या दिखाया वो तो वही जानते हैं, हम तो जानते नहीं, क्योंकि हम तो उनके साथ गए नहीं थे। क्यों? बाद में आयोजित पार्टी में जब उन्हें शराब पीने से इनकार कर दिया, तो एक आयोजक ने परिहास में उनसे कहा कि रामन ने जब अल्कोहल पर रामन प्रभाव का प्रदर्शन कर हमें आह्लादित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, तो रामन पर अल्कोहल के प्रभाव का दर्शन करने से परहेज क्यों? अब देखो, जब इनको शराब मिली, क्योंकि भाई विदेशी कल्चर है, इनको शराब मिली पीने के लिए, तो इन्होंने पिया नहीं। तो एक ने इनका परिहास किया, मतलब इनके ऊपर हंसी उड़ाई। समझ रहे हैं? कहते हैं कि जब आपने पानी पर ये रमन इफेक्ट दिखाया है, तो शराब पर क्यों नहीं दिखा रहे हैं? समझ गए? रामन का वैज्ञानिक व्यक्तित्व प्रयोगों और शोध पत्र लेखन तक ही सिमटा हुआ नहीं था। उनके अंदर एक राष्ट्रीय चेतना थी। वे देश में वैज्ञानिक दृष्टि और चिंतन के विकास के प्रति समर्पित थे। उन्हें अपने शुरुआती दिन हमेशा ही याद रहे जब उन्हें ढंग की प्रयोगशाला और उपकरणों के अभाव में काफी संघर्ष करना पड़ा था। अब देखो, इस स्तर पे आते आते, इस निबंध के अंत में आते आते अब रामन एक बहुत बड़े व्यक्तित्व बन चुके हैं। पहले एक रामन को हमने छात्र के रूप में पढ़ा था ना, BA MA कॉलेज से। अब यहाँ जब अंतिम पैराग्राफ में हम पढ़ेंगे तो रामन एक बहुत बड़े व्यक्तित्व का रूप ले चुके हैं। इनको नोबेल पुरस्कार प्राप्त हो चुका है, भारत रत्न प्राप्त हो चुका है। तो कहते हैं कि इनका जो वैज्ञानिक जीवन था, चूंकि साइंटिस्ट थे, तो इनका जो वैज्ञानिक जीवन था वो केवल रिसर्च पेपर में नहीं दिखता था या केवल लैबोरेटरी में ही नहीं दिखता था, वो उसको हकीकत की जिंदगी पर भी लाना चाहते थे। जैसे जब ये बचपन में थे, तो मैंने आपको पढ़ाया होगा, पीछे आपको याद होगा कि जब ये नौकरी करके जाते थे वित्त विभाग से, तो प्रयोगशाला में जब ये जाते थे तो इनको ढंग के उपकरण नहीं मिलते थे। उपकरण मतलब समझते हैं? साधन। समझ रहे हैं ना? जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो इनको ठीक से नहीं मिल पाते थे। अब उस व्यक्ति के मन में ये बात क्लिक कर गई थी कि जब मैं बड़ा होऊंगा और जब मैं उस लायक हो जाऊंगा, तो मैं सबसे पहले इन कमियों को दूर करूंगा। ये देखिए, हर व्यक्ति करता है। जो व्यक्ति जीवन में दुख झेला होता है, तो वो चाहता है कि ये दिक्कत मेरे अलावा अब कोई और न झेले। समझ रहे हैं ना? तो यही बात कुछ रामन के, इसीलिए तो कहते हैं कि इनके अंदर सांस्कृतिक राष्ट्रीय चेतना का भी विकास था।
रावण अगर कोई प्रयोगशाला स्थापित करेंगे तो ऐसी बात नहीं कि रावण उसमें रहेंगे और ताला बंद करके निकल लेंगे, वो देश की होगी। राष्ट्रीय चेतना मतलब कि जो भी सोचेंगे वो देश के बारे में सोचेंगे, अपने बारे में नहीं सोचेंगे। देश हित में विकास करेंगे, स्वहित में विकास नहीं करेंगे। समझ रहे हैं? आगे देखिए, कहते हैं कि इसलिए उन्होंने एक अत्यंत उन्नत प्रयोगशाला और शोध संस्थान की स्थापना की जो बंगलोर में स्थित है, उन्हीं के नाम पर रामन रिसर्च इंस्टीट्यूट नाम से जानी जाती है। भौतिक शास्त्र में अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने इंडियन जर्नल ऑफ फिजिक्स नामक शोध पत्रिका प्रारंभ की। अपने जीवन काल में उन्होंने सैकड़ों शोध छात्रों का मार्गदर्शन किया। जिस प्रकार एक दीपक से अन्य दीपक जल उठते हैं, उसी प्रकार उनके शोध छात्रों ने आगे चलकर काफी अच्छा काम किया। उन्हीं में कई छात्र बाद में उच्च पदों पर प्रतिष्ठित हुए। अब देखिए, इन्होंने बंगलोर में क्या किया कि रामन इंस्टीट्यूट रिसर्च के नाम की प्रयोगशाला स्थापित कर दी, और इसमें ये बताते हैं कि अपने अलावा उन्होंने कई लड़कों को रिसर्च कराया। अपने तो वैज्ञानिक थे ही, उनके अंडर में न जाने कितने और सैकड़ों बच्चे रिसर्च किए, और जो भी रिसर्च किए वो देश में ऊंचे पदों पर गए, अच्छा काम किए। समझ रहे हैं? कहते हैं कि विज्ञान प्रचार प्रसार के लिए वो करंट साइंस नामक एक पत्रिका का भी संपादन करते थे। रामन प्रभाव केवल प्रकाश की किरणों तक ही सिमटा नहीं था, उन्होंने अपने व्यक्तित्व के प्रकाश की किरणों से पूरे देश को आलोकित किया और प्रभावित किया। उनकी मृत्यु सन 21 नवंबर 1970 के दिन 82 वर्ष की आयु में हो गई। तो कहने का मतलब है कि इन्होंने जो भी किया अपने देश के लिए किया। देश में विज्ञान की भावना, विज्ञान की चेतना लोगों में कैसे आए, उसके लिए उन्होंने मासिक पत्रिका बहुत उसके पहले की थी, लेकिन अंत समय भी करंट साइंस नाम से पत्रिका प्रकाशित की। समझ रहे हैं? कुछ आ रहा है? हैं? वैसे तो नहीं, झूठा नमः स्वाहा वाली बात नहीं ना है? चलिए ठीक है। कहते हैं कि उनका जो रामन प्रभाव था वो स्पेशली हुआ किस पर था? प्रकाश की किरणों पर, पानी पर था। तो केवल प्रकाश तक ही सीमित नहीं रहा, अपने व्यक्तित्व से भी उन्होंने कई लोगों को प्रकाशित किया था। भाई हमेशा आप किसी न किसी को आइडल मानते हैं ना, जैसे आप किसी और को मानते होंगे, आपका कोई न कोई आइडल तो होगा जिसके आप अनुकरण करते होंगे, कि आपका खुद का अपना आइडल है, कोई न कोई तो आपका आइडियल होगा। जैसे विराट कोहली को मानते होंगे, इसी में कोई अमित भड़ाना को मानता होगा, कोई किसी को मानता होगा। आराध्य नहीं बेटा, आदर्श, ठीक है। कोई अमिताभ बच्चन को मानता होगा, कोई सचिन तेंदुलकर को मानता होगा, होता है ना? तुम किसको मानते हो? किसी तुम्हारा कोई आदर्श नहीं है? कौन है? हाँ जी, चलो कोई बात नहीं, अच्छी बात है, आप किसी को फॉलो तो कर रहे हो। बात ये नहीं है कि आप कुछ अच्छा काम करो। तो फिर उसके बाद बताते हैं कि इनकी मृत्यु जो है कब हुई थी? 21 नवंबर सन 1970 के दिन 82 वर्ष की आयु में इनकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई। इतना क्लियर सबको? यहां तक किसी को कोई दिक्कत? अगला पैराग्राफ देखिए। कहते हैं कि रामन वैज्ञानिक चेतना की दृष्टि के साक्षात प्रतिमूर्ति थे। उन्होंने हमें हमेशा ही यह संदेश दिया कि हम अपने आसपास घट रही विभिन्न प्राकृतिक घटनाओं की छानबीन एक वैज्ञानिक दृष्टि से करें। तभी तो उन्होंने संगीत के सुर, ताल और प्रकाश की किरणों की आभा के अंदर से वैज्ञानिक सिद्धांत खोज निकाले। हमारे आसपास न जाने कितनी ही चीजें बिखरी पड़ी हैं जो अपने पात्र की तलाश में है। जरूरत है रामन के जीवन से प्रेरणा लेने की, प्रकृति के बीच छुपे वैज्ञानिक रहस्य का भेदन करने की। देखो, कहते हैं कि रामन वैज्ञानिक चेतना के साक्षात प्रतिमूर्ति थे। लोगों के अंदर वैज्ञानिक चेतना का विकास कैसे हो, इसके लिए रामन स्वयं एक उदाहरण थे। कैसे थे? बंदा जहाज की डेक पर जा रहा है और समुद्र का पानी देखते देखते उसके मन में माइंड क्लिक कर गया कि समुद्र का पानी नीला क्यों होता है, और उसी ने उस पर रिसर्च की और दुनिया का बड़ा पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार पा गया। कहते हैं कि वैज्ञानिक चेतना के साक्षात प्रतिमूर्ति थी। एक एक बात को इनको याद, जो मैंने पढ़ा उसको याद करिए। कहते हैं कि उन्होंने हमेशा यह संदेश दिया, लोगों के मन में यह बात को क्लिक कराया, हमेशा पिंच कराया कि हर चीज को वैज्ञानिक तरीके से सोचो। पत्ता गिर रहा है तो क्यों गिर रहा है? बात न्यूटन वाली आई थी ना, सेब गिरा था, तो कहा कि अपने आसपास जितनी भी चीजें हैं उनको वैज्ञानिक तरीके से देखो।
समझ रहे हैं? कहते हैं कि तभी तो उन्होंने संगीत के सुर, ताल और प्रकाश की किरणों की आभा के अंदर से वैज्ञानिक सिद्धांत खोज निकाला। प्रकाश की किरण में क्या साइंटिफिक रीजन है जो हमारे यहाँ बजते हैं? बेटा ध्यान से सुनो, कब से तुम बड़ा बेचैन हो, क्यों ऐसा कर रहे हो? सुनो जो मैं बोल रहा हूं, ठीक है ना? और जो हमारे यहाँ संगीत के सुर, लय, ताल थे, उस पर उन्होंने वैज्ञानिकता का क्या प्रभाव था उसको दिखाने का प्रयास किया। ठीक। और अंतिम लाइन में कहते हैं कि हमारे आसपास, देखिए सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन लिखी है, कहते हैं कि हमारे आसपास न जाने ऐसी कितनी चीजें बिखरी पड़ी हैं जिनको पात्र की तलाश है। समझ रहे हैं? हमारे आसपास का एनवायरनमेंट आप अगर आप देखेंगे तो वास्तव में न जाने ऐसी कितनी चीजें बिखरी पड़ी हैं जो किसी योग्य व्यक्ति की तलाश में अधूरी है। बात समझ रहे हैं? अगर उनको योग्य व्यक्ति मिल जाए तो वो कहां से कहां पहुंच जाए। जैसे अगर सोना गिरा पड़ा हो तो नॉर्मल व्यक्ति उसको नहीं समझेगा, समझेगा? कभी नहीं समझेगा। लेकिन अगर वही किसी योग्य सोनार के हाथ में लग जाए तो सोने का रत्न भी बन सकता है, गहना भी बन सकता है। समझ रहे हैं ना? तो उसी चीज के कहने का मतलब कि हमारे आसपास न जाने कितनी ऐसी हजारों वस्तुएं पड़ी हैं जिनको एक पात्र माने योग्य, ठीक है, और जरूरत है रामन के जीवन से प्रेरणा लेने की और प्रकृति के बीच छुपे हुए वैज्ञानिक रहस्य का भेदन करें। अच्छा, रामन के जीवन से प्रेरणा लेने की क्या मतलब है? कि रामन हर चीज को किस नजरिए से देखते थे। जैसे एक उनका सबसे बड़ा उदाहरण जो है वो ये है कि जहाज पे यात्रा करते हुए रमन प्रभाव दे देना। आप उनसे कुछ सीखिए, हमेशा उनको आदर्श बनाइए, कुछ अच्छे लोगों को आदर्श बनाइए और उनके जीवन से कुछ सीखिए। और प्रकृति में छिपे हुए चीजों को वैज्ञानिक रहस्यों से भेदन करने की, जो प्राकृतिक चीजें हैं उनको जरा तालमेल कराइए विज्ञान से। वैज्ञानिक चेतना यही तो हुई। अगर आपके अंदर विज्ञान के प्रति जिज्ञासा है तो आप हर चीज में विज्ञान खोजेंगे ना। आखिर ये मोबाइल का कवर है, दिख रहा है सबको, क्या इसका बनाने का क्या लॉजिक रहा होगा? जिस भी आर्टिस्ट ने इसको बनाया कुछ ना कुछ लॉजिक रहा होगा। भाई ये मोबाइल का कवर बना दिया तो केवल कवर तो बनाया नहीं, उसमें देखा कि मोबाइल में क्या, पीछे देखिए कैमरे के लिए सिस्टम बनाया, फिंगरप्रिंट के लिए बनाया, देखिए चेतना देखिए, फिर चार्जर के लिए बनाया, ईयरफोन के लिए बनाया, जितनी भी चीजें थी, माइक के लिए बनाया, स्पीकर के लिए बनाया, जितनी भी चीजें थी एकदम उसके हिसाब से उसको बना दिया। तो यही तो वैज्ञानिक चेतना है। समझ गए? अब किसी कोई दिक्कत एक बार पढ़ लो 5 मिनट में, अगर किसी कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लो।